बारहा देखी हमकी रंजिशें, बारहा देखी हमकी रंजिशें। I've seen her weaknesses. पर कुछ अब कैसर घरानी और है। But this time the headache is truly something else. अपने दिल में हमने खानी और है कोई दिन गए जिंदगानी और है। बहुत शुक्रिया सामीन हजरात और थोड़ी बहुत ख़वातीन भी। कैरल साहिबा, तलत साहब, मैं नाम लेने में उम्र का लिहाज रख रहा हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, शहपर रसूल साहब, डॉक्टर अतर फारूकी साहब, ख़ुसूसी तौर पे अतर फारूकी साहब, औसाफ साहब के इंतकाल के बाद और टॉम साहब के इंतकाल के बाद अब मेरे गुरु हैं। आगे आगे देखिए। नाज़िम साहब ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी ये कह के कि आज हम उस शख्स की याद में इकट्ठा हुए हैं जो एक आलम को अपने अंदर समेटे हुए था। गौर से देख लीजिए, वो आलम मैं ही हूँ। और आज से एक बात और तय की है कि अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिल जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, कि आप और अख्तरुल वासे साहब एक ही स्टेज पे हों, तो कोशिश कीजिए कि उनसे पहले बोलिए। बहरहाल टॉम साहब की जो खिदमात उर्दू को हैं उनको लेके पहले भी बहुत कुछ कहा गया है और उसका मज़हर आज का प्रोग्राम है। गो के टॉम साहब का मानना था, और ये बात नोट किए जाने लायक है, कि हम उर्दू की नहीं, उर्दू हमारी खिदमत कर रही है। वो उन्होंने मुझसे ये बात कई बार कही। हमारे ग्रुप का, पेरोज ट्रुप का, जिसके बहुत सारे मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, उन लोगों ने टॉम ऑल्टर साहब के साथ काम किया है। और नाम मेरा जाता है मौलाना आज़ाद के डायरेक्शन में, लेकिन वाक़अतन मौलाना आज़ाद का डायरेक्शन मेरी अहलिया ने किया है, जो उस वक्त मेरी अहलिया नहीं थी। उसके बाद इन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने इनका नाम ले लिया। टॉम साहब की बहुत बड़ी खिदमत जो उर्दू को है, उससे बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे, वो उर्दू स्क्रिप्ट को है। बात तफसील तलब है। मैंने 3 लोगों को ख़त लिखा था कि साहब मैं आपसे मौलाना आज़ाद करवाना चाहता हूँ, जिसमें मेरा ख्याल था सबसे कम उर्दू जो जानता होगा वो टॉम ऑल्टर होगा। लेकिन लोग कहते थे कि मौलाना आज़ाद ज़रूरत से ज़्यादा गोरे थे, बल्कि सुर्ख थे और ईरानी लगते थे, और इसमें कोई शक भी नहीं कि वो इस लिहाज से हिंदुस्तानी नहीं थे कि उनकी अम्मा अरब थीं। तो टॉम ऑल्टर साहब का भी नाम था। मैंने तीनों लोगों को ख़त लिखा, जवाब आया कि साहब स्क्रिप्ट भेज दीजिए। 2 लोगों का जवाब आया जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, कि लेकिन स्क्रिप्ट बराह करम देवनागरी या रोमन में भेजिए। जब टॉम ऑल्टर साहब ने कहा स्क्रिप्ट भेज दीजिए और अगर कभी आप बॉम्बे आ रहे हो तो मिल लीजिए, तो मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट लेके चलता हूँ। वो स्क्रिप्ट मेरे पास उर्दू रस्मुल ख़त में थी, या फ़ारसी रस्मुल ख़ताब कह लीजिए, और इसी जामिया में एक मौलाना साहब को ढूंढा गया जो उसको हिंदी में टाइप करवा सकें। खैर टॉम ऑल्टर साहब के साथ मैंने 7 दिन रिहर्सल की। उन्होंने कहा कि 9 बजे आ जाया करो, मेरी बीवी 7 बजे तक चली जाती है, 3 बजे के बाद आती हैं, 3 बजे के बाद रिहर्सल बंद कर देंगे। गो कि ऐसा हुआ नहीं, हम लोग देर रात तक रिहर्सल किया करते थे।
और जब मैंने सोचा कि अब मैंने टॉम ऑल्टर साहब पे अपनी उर्दू का सिक्का जो है वो जमा लिया है, तो अब मैंने कुछ और जुर्रत की। मैंने कहा इनको और उर्दू की तरफ और ख़ासकर उर्दू अदब की तरफ राग़िब किया जाए। याद रखिए कि वो स्क्रिप्ट हम लोग देवनागरी में पढ़ते थे, मौलाना आज़ाद पे जो थी। बहरहाल अब मैं कहने लगा कि देखिए साहब, इस उर्दू नावल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका है। यूसुफ हुसैन ख़ान साहब ने गालिब का ट्रांसलेशन किया है, वो आप पूरा पढ़िए। अगर आपको मौलाना आज़ाद करना है, इतना आसान नहीं होगा। बल्कि एक जुमला था उस प्ले में, वो खैर मैं बाद में बताऊंगा आपको। आखिरी दिन जब मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई सब ठीक है, अब सारी बातें ठीक हैं, मैं ये प्ले कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला इसको याद करने की भी कोशिश करूँगा। बस एक काम करो, अगर हो सके तो इसको उर्दू में करवा के भिजवा दो। ये मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई मुबालगा, ज़रा सा भी मुबालगा नहीं है, क्योंकि जिन दो लोगों से मैं ये तसव्वुर करता था कि उनको उर्दू बहुत अच्छी आती थी, इसमें एक साहब गालिब का रोल भी कर चुके थे, उन्होंने हिंदी में मंगवाई थी स्क्रिप्ट, और टॉम साहब ने कहा कि साहब बहरहाल ये किस्सा था टॉम साहब का। उसके बाद हमारे ग्रुप ने और टॉम ऑल्टर साहब ने तकरीबन 12 प्लेस में काम किया, और आप इसे 12 तक महदूद न रखिए, तकरीबन 12 प्लेस के 500 और 750 के बीच शोज़ भी हमने किए हिंदुस्तान में, दिल्ली में, मुख्तलिफ़ ममालिक में। इन 12 में से 10 प्लेस उर्दू के थे। मेरी दिक्कत ये थी कि सिर्फ एक साहब को, टॉम ऑल्टर साहब को छोड़ के, एक साहब और विष्णु शर्मा साहब, जिन्होंने इस ग्रुप के साथ रह के उर्दू सीखी, कनाडा गए, पाकिस्तानियों को उर्दू सिखाई भी। और उनका कहना था कि भाई पार्टीशन का जो भी नुकसान हुआ हो, काफ का मुस्तकबिल ख़राब हो गया। तो बहरहाल विष्णु शर्मा साहब, टॉम ऑल्टर साहब और मैं उर्दू ख़त, रस्मुल ख़त से वाकिफ़ थे, और बाकी लोगों को वाक़फ़ियत नहीं थी। तो मैंने भी अपने ज़्यादातर उर्दू प्लेज़ रोमन में लिखने शुरू कर दिए। और बात सही है, और मैं आप मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहें, अतर फ़ारूक़ी साहब ने कहा था कि भाई उर्दू में लिखा करो, तो अब ये करता हूँ कि रोज़ एक अदद शेर अपनी डायरी में लिख लेता हूँ उर्दू में। टॉम ऑल्टर साहब का कहना था कि मुझे स्क्रिप्ट उर्दू में ही चाहिए, तो वो उन 12 प्लेस की जो उर्दू स्क्रिप्ट है, या तो वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, या टॉम साहब, या विष्णु शर्मा साहब। इसके अलावा एक प्ले हमने किया राजा नाहर सिंह, जिसमें उनको हमने पहली बार अंग्रेज़ का रोल दिया था। वो स्क्रिप्ट उन्होंने इंग्लिश में कबूल कर ली, क्योंकि उसमें उनको डायलॉग्स इंग्लिश में बोलने थे। और फिर जो मेरे साथ उनका आखिरी ये भी अजीब इत्तेफाक है कि फिरोज़ ट्रुप का और टॉम ऑल्टर साहब का सफ़र शुरू हुआ मौलाना आज़ाद से, ख़त्म हुआ गांधी पे। हमारा उनका आखिरी प्ले मोहन से महात्मा था, जिसमें उन्होंने गांधी जी का रोल किया, शायद आपको वो तस्वीर नज़र आई हो। उसकी स्क्रिप्ट में भी उन्होंने कहा कि मुझे देवनागरी में चाहिए, यानी अगर वो प्ले हिंदी में है तो फिर उनको देवनागरी स्क्रिप्ट चाहिए, अगर वो उर्दू में है तो उनको फ़ारसी रस्मुल ख़त चाहिए, अगर अंग्रेज़ी में है तो आप उनको अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट दे सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक सीरियल डायरेक्ट किया था, एक फुर्सत गुनाह, उसकी स्क्रिप्ट भी, बल्कि मेरे ख्याल 13 एपिसोड की स्क्रिप्ट उन्होंने उर्दू में टाइप करवाई, और हम जो लोग उर्दू जानते थे उनको उर्दू में ही दी। बहरहाल साहब, ये मेरे ख्याल से लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, एक बहुत बड़ा जलसा होता है उसमें। मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ उन्हीं का नाम लूँगा, बाकी किसी का नहीं लूँगा। उसमें एक बहुत मशहूर मुसन्निफ़ा ने एक अदद उर्दू की किताब लिखी थी, जिसका इजरा टॉम ऑल्टर साहब को करना था। मेरे पास सुबह 8:30 बजे उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड, अंजुमन तरक्की उर्दू के हेड, सबका फ़ोन आया कि भाई बहुत मसला हो गया है, कुछ करो। मैंने कहा क्या कर भाई, क्या हुआ? बोले वो जो कहानी की किताब छपी थी। मैंने कहा हाँ, वो टॉम साहब इजरा करने से मना कर रहे हैं। मैंने कहा अरे ये तो गलत बात है, क्यों कर रहे हैं? वो इसी वजह से आए हैं यहाँ पे।
मालूम हुआ उन साहिबा ने उसको रोमन में छपवाया था। टॉम ऑल्टर साहब ने इजरा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा दो वजूहात हैं, एक तो उर्दू रोमन में लिखी नहीं जा सकती, और दूसरे इन साहिबा को तो रोमन लिखना भी नहीं आता, इनको मालूम होना चाहिए। इससे मुझे वाकिफ़ हुआ कि अगर मुझे वाक़फ़ियत हुई कि इल्म हुआ कि अगर उर्दू रोमन में लिखी जाए तो भी टॉम ऑल्टर साहब कितना जानते थे। वो कहते थे इन साहिबा को मालूम ही नहीं कहाँ पे डबल ए लगाना है, कहाँ पे सिंगल ए लगाना है उर्दू का लफ्ज़ लिखते वक्त, मैं कैसे इजरा करूं। और उन्होंने वाकई उस दिन उस किताब का इजरा नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग। एक चीज़ और मैंने देखा, भाई आप उर्दू में टॉम ऑल्टर कैसे लिखेंगे, या तो टे अलिफ मीम या टे वाव मीम। बल्कि अभी मैं जोश साहब पे किताब पढ़ रहा हूँ, मैं जाहिर ये करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ता रहता हूँ, टॉम ऑल्टर साहब के बाद भी पढ़ता रहता हूँ। उसमें भी अगर आप किसी चीज़ को वाव से लिख दें तो मतलब कुछ से कुछ हो जाता है। टॉम ऑल्टर साहब टे लिखते थे, अलिफ लिखते थे और ऐसे एक निशान लगाते थे जो मेरे ख्याल से हिंदी देवनागरी में राइज है। और वो सारे जुमले जिसमें औ आए या जिसमें टा के बाद औ आए उसमें वही करते थे, टे अलिफ और आधा उल्टा चांद शायद, हाँ आधा चांद, वो हमेशा ऐसे ही लिखते रहे वो उर्दू भी, लेकिन फ़ारसी रस्मुल ख़त में भी, ताकि ये गलती ना हो कि टॉम को टाम पढ़ा जाए। और इस लिहाज से फिर अब हम लोग उर्दू को लेके मजाक भी बहुत करते थे। एक मसला अभी जाके जून जुलाई में हल हुआ। वो कहते थे कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। मैं कहता था काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। और मुझे इसका बहुत गुमान था कि ये चीज़ वारिस किरमानी साहब ने लिखी थी। मुझे वारिस किरमानी जो फ़ारसी के स्कॉलर हैं, जब उन्होंने कावे कावे लिखा है तो कावे कावे होना चाहिए। वो कहते थे दोनों जगह ज़ेर है, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। ये मसला हम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पे जुलाई में हल किया कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, गालिब बहुत दूर अंदेश थे। दरअसल ये लिखा हुआ है काऊ काऊ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। जब मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ जब उन्होंने कहा कि साहब अब आप इसको उर्दू में करा के भेज दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, जो यहाँ भी जिक्र हुआ, कि टॉम साहब जो हैं वो बाइबिल उर्दू में उनके वालिद साहब उन्हें पढ़ाया करते थे। उस सिलसिले में एक बार हम लोग, हमारी अहलिया भी थी, एक दो और लोग थे, हम लोग प्ले करने जा रहे थे मसूरी, ट्रेन उसमें कार में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे हम सब एक खुदा के बंदर हैं। तो किसी ने बताया, वालिद साहब ने बताया उनके, कि मियाँ हम सब एक खुदा के बंदे हैं। टॉम साहब कहते थे अब लगता है कि वही सही था, हम सब एक खुदा के बंदर हैं। और मौलाना आज़ाद का जिक्र कर रहा था, उस प्ले में एक जुमला था, अब कलकत्ता लौटना कई साल बाद ही मुमकिन हो सकेगा। तो रिहर्सल में टॉम ऑल्टर साहब हमेशा यही कहते थे, अब कलकत्ता लूटना कई साल बाद ही मुमकिन हो सकेगा। और कहते थे मौलाना आज़ाद के उससे दुरुस्त भी है ये इसमें यहाँ लूटना ही होना चाहिए। तो क्या क्या दुनिया भर की बातें हैं। अगर वक्त नहीं है तो पहले वोट ऑफ थैंक्स दे लिया जाए, उसके बाद मैं बात पूरी करूं। बहुत मतलब मेरा शुक्रिया अदा किया गया कि वो टॉम ऑल्टर साहब ने मौलाना आज़ाद और गालिब और लाल किले का आखिरी मुशायरा और सन्स ऑफ बाबर जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र का रोल किया, उन्होंने गांधी जी का रोल किया, वो सारे रोल्स किए उन्होंने थिएटर में। और लोग कहते हैं गालिबन मेरी वजह से, जिसके लिए वो सिनेमा में लायक़ इल्तिफ़ात नहीं समझे गए। मेरे ख़्याल से टॉम ऑल्टर साहब का जितना कंट्रीब्यूशन मुझे है
जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया, मैं तो घबराया हुआ था कि भाई अब ये मान तो गए हैं कि साहब प्ले करेंगे, अब ये पैसे कितने लेंगे। मैंने डरते डरते पूछा, साहब आप कितना पैसा लेंगे? उन्होंने कहा, भाई 1 रुपये से 1000 के बीच कुछ भी दे देना। बहुत सारे प्लेस हमने ऐसे किए हैं जिसमें टॉम ऑल्टर साहब को लगा, कैरल साहबा, कि इसमें 12-15 आर्टिस्ट हैं। उनका नहीं, मैं इस शो से पैसे नहीं लूँगा। उमूमन अक्सर हाँ ये हुआ है कि ये नोटबंदी के ज़माने में हम लोग प्ले कर रहे थे और वो शो फ्लॉप हो गया। आप वहाँ मौजूद थे, बल्कि हमें थोड़ा बहुत आपका हाथ नज़र आया था उसमें। टॉम ऑल्टर साहब को मैंने कहा, अच्छा तबर्रुकन तो 2000 रुपये रख लीजिए। उन्होंने वो 2000 रुपया लिया और उनको मालूम था कि इस वक्त हर शख्स परेशानी से गुजर रहा है। उन्होंने जो वहाँ का टेक्निकल स्टाफ था उसको दे दिया। और यही वजह है, अगर वाकई कॉमर्शलाइजेशन किया होता या हम लोग को ये ख्याल रहता कि साहब टॉम ऑल्टर साहब की फ़ीस इतनी और आना जाना, जो अभी अतर साहब जिक्र कर रहे थे कि सईद आलम के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, एक दौर वो आया था जब मैं उनको IIC में ठहराने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ रह लूँगा। और मेरे यहाँ यकीन जानिए वो जिस कमरे में रहते थे वो वही कमरा है जो अभी भी मैंने उसी हालत में बरकरार रखा है जो मैं अलीगढ़ में रखता था जैसा। लेकिन वो उसी कमरे में रहते थे। उसी से एक बात याद आई, टॉम ऑल्टर साहब को उर्दू की जो सबसे बड़ी खिदमत है वो ये है कि उर्दू ने टॉम ऑल्टर साहब का बहुत नुकसान किया है। उर्दू प्लेस करने के सबब वो उर्दू के बड़े अच्छे एक्टर मशहूर हो गए। टॉम ऑल्टर साहब अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते थे, बहुत अच्छी बोलते थे, बहुत अच्छी समझते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, चाय पियोगे? मैंने कहा, मैं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं बनाऊं? ठीक है, बना देता हूं। मेरे घर पर ही ठहरे हुए थे। चाय पीने के दौरान ठीक 45 मिनट में उन्होंने कुछ लिखा और फिर वो मेरे जहन से भी उतर गया। 2 महीने बाद वो आर्टिकल इंग्लिश में IIC के जर्नल में छप गया। आप यकीन कर सकते हैं कि IIC के जर्नल में अगर किसी को आर्टिकल लिखना हो तो वो उसके लिए कितनी तैयारी करेगा, कितना मुतालिया करेगा, क्या क्या पढ़ेगा। उन्होंने वो तो जब छप के आया मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये देजावू क्यों हो रहा है, तो मैंने कहीं पढ़ा है। गौर किया तो मैंने अब मेरे ही कंप्यूटर पर उन्होंने टाइप किया था, देखा वो ठीक 45 मिनट में लिखा था। इंग्लिश को भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो दुनिया के वाहिद शख्स हैं जो अंग्रेज़ी में 5 लफ्ज़ लिखने के बाद 3 डॉट्स ज़रूर लगाते थे। हैं डॉट्स, 3 डॉट्स, 3 डॉट, वो उसके बगैर वो अंग्रेज़ी लिख ही नहीं सकते थे। लेकिन इतनी खूबसूरत अंग्रेज़ी, फिल बदी अंग्रेज़ी अगर कोई टर्म ईजाद हो सकता है तो वो मैंने टॉम साहब के यहाँ देखा है। निशात साहिबा, आपको भी याद होगा, आपने उनको अपने डिपार्टमेंट में बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा था, यार मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैं कैसे और क्या बेहतरीन वर्कशॉप उन्होंने की थी। लेकिन कभी हम लोग ख़ासकर प्राइवेट महफिल में तो ज़रूर जो हमें अपनी ज़बान के सिलसिले में जो गुमान होता है उसका ज़िक्र कर ही देते हैं। शायद ही टॉम ऑल्टर साहब ने कभी अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ में और ख़ासकर उर्दू को लेके कोई जुमला कहा हो, ज़रा सा भी उनको शक होता था, वो ज़रूर किसी ना किसी से, बल्कि वो बड़ा लंबा सिलसिला, वो मुझसे पूछते थे, मैं अतहर साहब से पूछता था, फिर क्रॉस एग्ज़ामिन किया जाता था औसाफ साहब से पूछ के, फिर उनको फ़ोन करके बताया जाता था, साहब ये है सही लफ्ज़। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, क्या याद किया जाए। आखिरी प्ले जो हम लोग के साथ करना चाहते थे शायद खुदा को मंजूर नहीं था। सिलसिला मौलाना आज़ाद से शुरू हुआ, महात्मा गांधी तक पहुंचा।
ख़त्म होना चाहता था शायद जिनाह पे। एक प्ले, वो वाहिद प्ले है मेरा जिसकी स्क्रिप्ट वो नहीं पढ़ सके, और वो वाहिद प्ले है मेरा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। शायद इसी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि ना पढ़ो तो बेहतर है। मैं उनसे गांधी करवाना चाहता था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिनाह करना चाहता हूँ, मुझे अब 2 रोल्स और करने हैं, जिनाह और नेहरू, तो मैं जिनाह करूँगा। मैंने कहा ठीक है। कुछ वजूहात हुई कि मैं उनको स्क्रिप्ट, उनको भी अच्छा, वो स्क्रिप्ट भी इंग्लिश स्क्रिप्ट भी हो तो भी उनको हार्ड कॉपी चाहिए होती थी, सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल बहुत चिढ़ते थे उससे। तो मैंने कहा मैं हार्ड कॉपी दे दूँगा। फिर इंतकाल के कुछ रोज़ कबल आप वहाँ मौजूद थे हॉस्पिटल में, मैंने उनसे कहा कि टॉम साहब, अभी वो स्क्रिप्ट रह गई है गांधी जिनाह वाली। सिर्फ मुस्कुराए वो। मुझे इल्म हो गया कि वो मुझसे कहना चाहते थे कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, अब मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लायक नहीं रह गया हूँ। इसके अलावा कभी भी, बल्कि वो अंगूठे में उनके जो तकलीफ़ शुरू हुई और फोड़ा निकला, और हमने कई बार कहा कि साहब ये फोड़ा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी होती है जो ठीक ना हो सके, इसका इलाज करवाइए, और खुदा ना खास्ता ये कैंसरस तो नहीं। उनका नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने सब इलाज वगैरह करवा लिया है। 2 जुलाई को हमने एक प्ले किया, वही मोहन से महात्मा, मेरे ख्याल से वो ठीक थे। 30 जुलाई को हमने एक प्ले किया गालिब। यहाँ 1-2 लोग बैठे हुए हैं उस प्ले के। एक तो जब उनका मेकअप करने ऐमन जब मेकअप करने उनका गया तो उन्होंने कहा कि इधर मत खड़े, इधर खड़े, ठीक है ना। फिर वो आखिरी सीन जिसमें गालिब का इंतकाल होता है, और वहाँ मौलाना हाली और मुंशी बंसीधर और ये लोग मौजूद हैं, और वो इनको हिलाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने सबसे कहा, टॉम ऑल्टर साहब ने, और शायद इन लोगों ने मुझे नहीं बताया, कि मुझे छूना मत। ये है 30 जुलाई का किस्सा, मुझे छूना बिल्कुल नहीं। वो इन लोगों ने मुझे बाद में बताया ऐसा हुआ था। और वो गालिब के लिए, उनके लिए कुर्ता सिलवाया गया था जिसमें लकड़ी के बटन थे। तो वो उस दिन एक कुर्ता पहन के आए, तो बोले यार इसी में एक्टिंग कर लूँ। मैंने कहा सर कॉलर वाला कुर्ता है, गालिब के ज़माने में कॉलर वाला कुर्ता तो बिल्कुल साफ जाहिर है। उन्होंने को बोला गालिब के ज़माने में कॉलर का कुर्ता था या नहीं था नहीं मालूम, लेकिन प्ले तुम IIT में कर रहे हो, यहाँ कितने लोग को मालूम है कि गालिब कौन सा कुर्ता पहनते थे। तो उन्होंने वो लकड़ी के बटन वाला कुर्ता नहीं पहना, वो मेरे पास अभी भी है वो कुर्ता उन्होंने उस दिन पहनने से इनकार कर दिया। मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भाई कोई भी कह सकता है ये तो आजकल के दौर का, आजकल के ज़माने का कुर्ता है। वो उन्होंने इनकार कर दिया। वो उन्होंने कहा कि ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सख्त तकलीफ़ में थे, और हमने इस प्ले में दिखाया है कि गालिब अपने आखिरी दौर में हैं, और वो अपने दोस्त अहबाब से बातें करते हैं, और जो बातें करते हैं वो उस तरफ नज़र आता। तो इस तरीके से गालिब का बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और ये आखिरी उम्र में जब गालिब समझ में नहीं आता, उसमें वो डायलॉग्स हैं, और बहुत तकलीफ़ में वो थे। और कैरेक्टर भी उस वक्त गालिब का ऐसा है जो बहुत तकलीफ़ में है कि ये फोड़े कहाँ हैं, आसमान के तारे हैं, जब देखो जहाँ देखो जिधर देखो निकल आते हैं। और मेरे ख्याल से उस वक्त उनके जिस्म पे ये डायलॉग है। गालिब साहब से, हाली साहब गालिब साहब से पूछते हैं कि भाई फोड़ों की तकलीफ़ कैसी है, और गालिब को बहुत ज़्यादा फोड़े हो गए थे आखिर। और गालिब साहब ये कहते हैं, हमें लग रहा था कि साहब ये इतनी बेहतरीन, आज दर्द जो है, आज जो गालिब वाला दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, और कराह भी रहे थे। मुझे लगा कि ये कराहने की एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत शदीद तकलीफ़ में थे, बहुत शदीद तकलीफ़ में थे, और उसकी वजह से वो गालिब के आखिरी दिनों का जो वो शुरू से लेकर आखिर तक करते रहते हैं। बहरहाल वो क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें हैं एक्टिंग को लेके।
ज़बान को लेके डायरेक्टर कभी कभी वो मेरी गलती पकड़ लेते थे ज़बान व बयान को लेके, उससे कहते नहीं थे, खुद ही ठीक कर देते थे और बोल देते थे। मेरे ख़्याल से गालिब में वो प्ले था, अब शेर था, बहरा हूँ मैं तो चाहिए नहीं, वो दूनी पढ़ते थे और कहते थे दूनी सही है। जब मैंने उनको बोला आप दूना क्यों बोलते हैं, उन्होंने कहा दूनी सही है। अब बहुत जगह इस तरीके से, लेकिन वो कहते नहीं, इजाज़त नहीं लेते थे, ठीक कर देते। जब आप उनसे बहस कीजिए तो कहते थे कि वो हमारे उस्ताद जालिब साहब, जिन पे अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आता है उन्होंने उनको पढ़ाया था। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी खूबी थी, मेरे ख्याल से उसका तज्ज़िया होना चाहिए। हमने जब उन्हें मौलाना आज़ाद दिया था तो इस ख्याल से नहीं दिया था कि वो मौलाना आज़ाद बहू मौलाना आज़ाद लगते थे। वो बहुत से लोगों ने वो प्ले देखा होगा, बहू मौलाना आज़ाद लगते थे। उन्होंने जब गालिब किया, खुदा करे ये बात वहाँ तक पहुँचे नहीं, उन्होंने जब गालिब किया तो इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि गुलजार की नज़र इन पे क्यों नहीं पड़ी। गालिब ने अपने ख़त में अपनी खूबसूरती का जिक्र किया, गो के जवानी के दिनों की खूबसूरती का जिक्र किया, उस पे टॉम ऑल्टर साहब मिन्नवन पूरे उतरते थे। मुझे याद है गालिब सीरियल मेरे बड़े अब्बा देखा करते थे। वो कहते थे कि इस लड़के को मियाँ सईद वज़न में शेर पढ़ा भी जाता है, सिर्फ शेर कहा नहीं जाता। ये जो एक्टर है इसको नहीं आता वज़न में शेर पढ़ना, गलत शेर पढ़ता है गालिब के। उन्होंने टॉम ऑल्टर का गालिब देखा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं, बिल्कुल सही पढ़ते, ये वज़न में पढ़ते हैं। और इतना खूबसूरत गालिब, इतना खूबसूरत गालिब, और जो बिल्कुल इसी तरीके से वो सन्स ऑफ बाबर में बहादुर शाह ज़फ़र करते थे। बहादुर शाह ज़फ़र की एक तस्वीर है, गालिबन वाहिद तस्वीर है उनकी, कैमरे से खींची गई, जब उनको जिला वतन किया जा रहा था उससे कुछ दिन पहले वो तस्वीर खींची गई है, एक चारपाई पे लेटे हुए। मिन्नवन जब वो रंगून का बहादुर शाह ज़फ़र करते थे वही लगते थे। और फिर हमने उनको लाल किले के आखिरी मुशायरे में बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र बनाया। वो भी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, यहाँ हुआ है, वही लगते थे। मैं उसी प्ले के एक शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, जो बल्कि दो शेर आपने कहा था, बड़े शौक़ से ज़माना हम ही सो गए, मेरे ख़्याल से सो के बजाय उठ कर दीजिए, हम ही उठ गए दास्तां कहते कहते। और आखिरी शेर जिस पे वो प्ले ख़त्म होता है वो टॉम साहब पे भी गालिब आता है कि साहब आबे हयात हक़ में सुखन गो के है सुखन, बाकी है मेरे बाद यही यादगार कुछ। बहुत I've made up my mind to do something else. तो सख्त में गर्मी कहाँ। टॉम की जो वाह थी, वो जहाँ जाता था वाह कहता था, वो वाह उसके रूह से निकलती थी। जगह जगह पे, चाहे वो कोई परफॉर्मेंस देख रहा हो या आम बात में किसी बात पे उसको अच्छी लगी, वाह रूह से निकलती थी। इस वाह ने कितने कलाकारों को, कितने इंसानों को उत्साहित किया होगा, इसकी तो कोई गिनती नहीं। In the fires of hell there is not such heat. सो से हम हाय निहाय और है अपने दिल में हमने ठाई
हमकी रंजिशें बारहा देखी हमकी रंजिशें I've seen her weaknesses. पर कुछ अब कैसर गरारी और है But this time the headache is truly something else. अपने दिल में हमने खाई और है कोई दिन गए जिंदगानी और है देख खत मुँह देखता है नाम Having delivered the letter, the messenger stands and waits. देख खत मुँह देखता है नाम कुछ तो पैगाम सवारी और है The spoken message is truly something else. अपने दिल में हमने खाई और है कोई दिन गए जिंदगानी और है हो चुकी गायब बलाएं सब तमाम All the trials and tribulations of this lifetime are over. हो चुकी गायब बलाएं सब तमाम एक मर गए और है Only the unexpectedness of death is truly something else. एक मर गए